बचपन को जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा माना जाता है क्योंकि सारी जिम्मेदारियां बड़ों को उठानी होती हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी उम्र के लिहाज से काफ़ी बड़ी होती हैं। आमतौर से थोड़ा अलग माने जाने वाले इन बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, पर उनकी अनोखी खूबियाँ ही हैं जो उन्हें दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाती हैं। शुरू करने से पहले हाथ में टिश्यू पेपर ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर रो देंगे। एबी और एरिन डेलेनी, दो जुड़वा बच्चों की शक्ल भले ही एक दूसरे जैसी ना हो, पर उनके बीच नजर न आने वाली बहुत सी समानताएं होती हैं। लेकिन कभी कभार एबी और एरिन डेलेनी जैसे दुर्लभ मामले भी देखने को मिलते हैं जहां दोनों जुड़वा बच्चे शारीरिक तौर पर तो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन जुड़वा बच्चियों को क्रेनियोपैगस नाम की शिकायत थी जिसमें दो जुड़वा बच्चों के सिर आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ट्विंस की उत्पत्ति एक ही निषेचित या फर्टिलाइज्ड एग से होती है जो आगे चलकर दो अंडों में विभाजित हो जाता है और दोनों भागों के फिर से आपस में जुड़ने से जुड़े हुए ट्विन पैदा होते हैं। जुड़े हुए बच्चों के मामले 50,000 से 1 लाख में केवल एक आध बार ही आते हैं और उनमें से केवल 2% के ही सिर आपस में जुड़े हुए होते हैं। एबी और एरिन के सिर का सिर्फ ऊपरी भाग ही आपस में नहीं जुड़ा था, बल्कि दोनों की सैगिटल साइनस भी एक ही थी जो कि ब्रेन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेन या नस होती है। दोनों को सर्जरी के जरिए अलग करना जोखिम भरा तो था ही, लेकिन 11 घंटे चलने वाले ऑपरेशन और लंबे इलाज के बाद दोनों आखिरकार स्वस्थ हो गईं। आज दोनों बच्चियां बेहद खुशहाल जीवन बिता रही हैं और वो भी एक दूसरे से एकदम अलग अलग। महेंद्र अहिरवार, क्या आपके मन में किसी दूसरे की आंखों से दुनिया देखने का कभी ख्याल आया है? अगर ऐसा है तो आपको महेंद्र अहिरवार की नजरिए से देखना चाहिए, जिसके बाद आपकी दुनिया में सब कुछ ऊपर का नीचे हो जाएगा। महेंद्र एक कमाल का बच्चा था जिसे मायोपैथी की पैदाइशी शिकायत थी। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें शरीर की मांसपेशियां काफी पतली, कमजोर और कम विकसित रह जाती हैं। मायोपैथी की पैदाइशी शिकायत 25,000 में केवल एक शख्स को ही झेलनी पड़ती है, लेकिन महेंद्र को उस बीमारी का बहुत ही एक्सट्रीम वर्जन हुआ था। उसकी गर्दन की मांसपेशियां बेहद कमजोर होने के कारण उसकी खोपड़ी का वजन भी नहीं झेल पाती थी, जिसके कारण उसके सिर 180 डिग्री के कोण के बगल में लटका रहता था। यही हाल महेंद्र के पैर की मांसपेशियों का भी था, जिसके कारण वो चलने फिरने से भी मोहताज था। बेहद हल्के फुल्के होने के कारण परिवार वालों को महेंद्र को एक डलिया में बिठाकर ढोना पड़ता था। बच्चे की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए 2016 में डॉक्टर्स ने उसकी गर्दन में मेटल की एक रॉड लगा दी, जिसके बाद वो दुनिया को आम लोगों की तरह देखने लगा। लेकिन अफसोस कि ऑपरेशन के 8 महीने के बाद ही महेंद्र की मौत हो गई। और आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं तो जरूर इस दुनिया को अब दूसरे नजरिए से देखने लगा हूँ भाई। इस तरह के किस्से आपकी आंखें नम कर देते हैं। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल पर लगभग रोज ये नया वीडियो आता है जिसमें दुनिया भर के दिलचस्प टॉपिक्स पर बात की जाती है। अब अगर आपकी आंखों की नमी सूख गई है तो चलिए दूसरे इंटरेस्टिंग बच्चों पर बात करते हैं। केटी रेनफ्री, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आज के समय में डॉक्टर्स को इंसानी शरीर के बारे में सब कुछ पता होगा, बस आपको केटी रेनफ्री जैसी कोई बीमारी ना हुई हो। जब केटी की मॉम 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर्स ने बताया कि वो मैगेलन-सेफ्री नाम की बीमारी के साथ पैदा होने वाली हैं। इस बीमारी में सब्जेक्ट का ब्रेन तो जरूरत से ज्यादा बड़ा और भारी भी हो जाता है, लेकिन पैदा होने के बाद केटी की कुछ ऐसे लक्षण दिखने शुरू हुए जो कि इस बीमारी के साथ उसको हम जोड़कर नहीं देख सकते। डॉक्टर्स आज तक ये नहीं बता पाए कि इस बच्चे का मुंह इतना भारी भरकम आखिर है क्यों, या उसे दिन में 50 से भी ज्यादा दौरे क्यों पड़ते हैं, या फिर वो चल फिर क्यों नहीं पाती। जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने की आस में इस नन्ही सी जान को कई दर्दनाक सर्जरीज झेलनी पड़ी, जिसमें उसके मुंह और कान से लेकर ब्रेन तक को छोटा किया गया था। अजीब बात है कि डॉक्टर्स दुनिया के सारे टेस्ट करके हार चुके हैं, पर केटी की सटीक बीमारी का आज तक पता नहीं चल पाया। हकीकत में ये बीमारी इतनी ज्यादा दुर्लभ है कि डॉक्टर केटी का नाम देने की सोच रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने अभी तक हार नहीं मानी है, ना ही हमारी नन्ही ब्रेव गर्ल केटी ने, और ना ही उसे खूब प्यार करने वाली फैमिली ने। विर्साविया बोरून गोंचारोवा, कहते हैं कुछ लोग अपना दिल हथेली पर लेकर चलते हैं, लेकिन 10 साल की विर्साविया बोरून गोंचारोवा अपना दिल सीने के बाहर लेकर चलती हैं। विर्साविया पेटालॉजी ऑफ कैंट्रिल नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। ये एक पैदाइशी बीमारी है जिसमें स्टर्नम या ओरोथी डायफ्राम, हृदय और धड़ की अंदरूनी दीवारों का विकास ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन विर्साविया को एक्टोपिया कोंडिस की शिकायत थी, जो इस बीमारी का बहुत ही गंभीर रूप है, जिसकी वजह से उनका हार्ट पूरी तरह से चेस्ट वॉल के बाहर स्थित था। यानी विर्साविया का दिल पूरी तरह से सीने की हड्डी के बाहर था और महज चमड़ी की एक परत से ढका हुआ था। चमड़ी की वो परत इतनी पतली थी कि उनका दिल बाहर से ही धड़कते हुए नजर आता था।
ये बीमारी बेहद दुर्लभ है और जिंदा पैदा होने वाले 10 लाख बच्चों में से करीब 5.5 बच्चे ही इसका शिकार होते हैं। ये बीमारी बहुत ही घातक भी है क्योंकि इसकी शिकायत रखने वालों में से केवल 5% बच्चे ही जिंदा बच पाते हैं। लेकिन वर्साविया एक बहुत ही जुझारू हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो जाता है। उनकी बीमारियों की हालत इतनी पेचीदा है कि फिलहाल डॉक्टर्स ने किसी भी तरह का इलाज कर पाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। पर ये बुरी खबर भी इस जिंदा दिल बच्चे को अपना जीवन खुलकर जीने से रोक नहीं पाई। एंडेलिया रोज, क्या आप बता सकते हैं कि इस वीडियो में यूट्यूबर एंडेलिया रोज की कितनी उम्र है? एंडेलिया भले ही बेहद समझदार हों, पर असल में उनकी उम्र महज 13 साल है। हाँ, ये बात अलग है कि अपनी आवाज से वो 13 साल की नहीं लगती। खुद सुन लीजिए। मामला यह है कि एंडेलिया को प्रोजेरिया नाम की एक अनोखी आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें शरीर की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इतनी तेज कि शरीर 1 साल में 10 साल जितना पुराना हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंडेलिया जैसे बच्चे पैदाइश के वक्त तो एकदम नॉर्मल होते हैं, लेकिन आगे चलकर वयस्कों जैसी चमड़ी, आकार का ना बढ़ना और कच्ची उम्र में ही नसों का कठोर हो जाना जैसी शिकायतों का सामना करना पड़ता है। वक्त से पहले कठोर हो जाने के कारण खून की नसें पतली रह जाती हैं, जिसके चलते एंडेलिया जैसे बच्चे ज्यादातर लगभग 21 साल की उम्र तक ही जी पाते हैं। भले ही एंडेलिया का शरीर उनके उम्र के मुकाबले बड़ों जैसा हो, पर वे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह टिकटॉक बनाना, नेल पॉलिश लगवाना और तरह तरह के गेम खेलना खूब पसंद करती हैं। शाबाश बेटा एंडेलिया, ऐसी लाइफ को एंजॉय करती रहो। ज़ोई लश, पेरेंट्स अक्सर मजाक करते हैं कि बच्चों को चोटिल होने से बचाने के लिए उन्हें बबल वाली प्लास्टिक शीट में लपेटना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ज़ोई लश के साथ सचमुच ऐसा किया जाए तो ये एक बुरा आइडिया नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़ोई को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 3 कही जाने वाली एक आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें हड्डियां बेहद नाजुक और कम वजन के होने के कारण बड़ी आसानी से टूट जाती हैं। इस बीमारी के चलते ज़ोई की हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि एक हल्का सा भी झटका उन्हें चूर चूर कर सकता है, मानो वे कांच की बनी हो। यहाँ तक कि उन्हें चलने फिरने या खड़े होने जैसी बेसिक ज़रूरतों के लिए भी खास तौर पर बनाए गए फ्रेम्स का सहारा लेना पड़ता है। जब वे माँ के गर्भ में थीं तो डॉक्टर्स ने उनके नन्हे से अजन्मे शरीर में कई फ्रैक्चर नोटिस किए थे। वैसे तो पैदा होने वाले हर 10 से 20 हज़ार बच्चों में किसी एक को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की बीमारी होती है, पर यह नहीं पता कि उनमें से कितने बच्चे उस बीमारी की टाइप 3 से ग्रसित होते हैं। अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतने ज़्यादा फ्रैक्चर झेलने का अनुभव कितना दर्दनाक होगा। मेरी तो सोचकर ही रूह कांप जाती है भाई। पर इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी ज़ोई हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और उनकी यही खूबी उन्हें एक रियल लाइफ सुपर हीरो भी बनाती है। एबी और ब्रिटनी हेंसल, क्या ना चाहते हुए भी आपको अपना हर सीक्रेट अपने भाई बहन के साथ शेयर करना पड़ता है? ये तो बहुत ही बुरी बात है भाई। पर अगर आपसे अपनी बॉडी को अपने भाई या बहन के साथ शेयर करने के लिए कहा जाए तो भले ही आपको ये मजाक लगता हो, पर डाइसेफेलिक पैरापेगस कॉन्जॉइंटिस के लिए यही जिंदगी की हकीकत होती है। इन अनोखे बच्चों को ही देख लीजिए जिनका शरीर कमर के पास से आपस में जुड़ा हुआ है। यानी ऐसे लोगों में सिर तो अलग होते हैं, पर शरीर और दूसरे ऑर्गन समेत हाथ पैर भी अक्सर सेम होते हैं। उदाहरण के तौर पर एबी और ब्रिटनी हेंसल को ही देख लीजिए। 1990 में जन्मी इन जुड़वा बहनों के 24 घंटे से ज्यादा जीवित रहने की उम्मीद 3 करोड़ में महज 1 के बराबर थी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि उनकी बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। एबी और ब्रिटनी के शरीर में 2 अलग अलग हृदय, 2 रीढ़, 2 फेफड़े और जाहिर है 2 अलग अलग सिर मौजूद थे। शरीर के ऊपरी भाग में हर जरूरी ऑर्गन का अलग अलग होना ही इन बहनों के जिंदा बचने का कारण बना और तब से ये दोनों बहनें अपनी जिंदगी को दोगुने मजे के साथ जीती चली आ रही हैं। दोनों बहनें शरीर का अपना अपना हिस्सा कंट्रोल करती हैं, यानी उन्हें चलने फिरने से लेकर पानी पीने जैसे बेसिक कामों के लिए भी एक दूसरे से तालमेल बैठाना पड़ता है। पर उन्हें अलग अलग एग्जाम देने पड़ते हैं। उनके शौक भी अलग अलग हैं और दोनों के पास अपना अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी है। वैसे मेरे मन में एक सवाल है, गाड़ी चलाते वक्त अगर पुलिस उन्हें रोकती है तो चालान किसके लाइसेंस पर काटा जाएगा? अपनी जिंदगी को अपने भाई बहन के साथ इस हद तक शेयर करना काफी मुश्किल साबित होता होगा, है ना? क्या आप में से किसी का या आपके जानने वालों में से किसी का बचपन ऐसा अनोखा रहा है? हो सकता है कि आपने बचपन में कुछ ऐसी परिस्थितियां झेली हों जिसके चलते आपका अपना आज का स्वरूप मिला है। अगर आप भी ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। क्या पता मेरा कौतूहल जगाने वालों को मैं वहां पर रिप्लाई भी कर दूं। जाओ विकंग, सन 2009 में चीन के हुनान प्रांत में ये लियाशी नाम की एक महिला ने एक नन्हे बालक को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के घंटों बाद भी अपने बच्चों को देखने के लिए उसे अस्पताल के डॉक्टर के सामने काफी देर तक गिड़गिड़ाना पड़ा।
बाद में जब बच्चे को सामने लाया गया तो उसे देखकर लोगों का शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। जाओ बाइलेटरल ट्रांसवर्स फेशियल क्लेफ्ट कही जाने वाली कंडीशन के साथ में पैदा हुए, जिसमें उनकी खोपड़ी के अगले हिस्से के दाएं और बाएं वाले भाग आपस में ठीक से नहीं जुड़ पाए थे। फलस्वरूप उनके होंठों से लेकर कान तक एक बड़ी सी दरार थी, जिसे देखकर लगता था मानो बच्चे ने कोई मुखौटा पहन रखा हो। जाओ को होने वाली बीमारी जीवित पैदा होने वाले हर 60,000 से 3 लाख बच्चों में से केवल 1-2 को ही झेलनी पड़ती है। 2010 में जब जाओ का उनकी मां ने इलाज कराना चाहा तो उनकी कहानी मीडिया में फैल गई। बच्चे की सर्जरी में मदद करने दरियादिल लोगों ने मिलकर कुल 40,000 युआन या उस वक्त के हिसाब से $60,000 का चंदा जुटा लिया। जाओ को 2 बड़े ऑपरेशंस करवाने पड़े, जो शुरुआती तौर पर तो कामयाब रहे, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि 10 साल बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि उनके चेहरे की हड्डियां नॉर्मल ग्रो कर रही हैं या नहीं। पर 2015 में ली गई जाओ की इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डालिए और देखिए, उनके गैप्स पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और थोड़ी डिफॉर्मिटी बची होने के बावजूद वे काफी खुश और हेल्दी नजर आते हैं। पर अंत में यही तो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि जियो हमेशा खुश होकर, जाओ आप हमेशा खुश रहें, है ना। जैक्सन बुवेल बॉडी के किसी इंपॉर्टेंट हिस्से के बगैर जिंदगी बिताने के लिए विल पावर या इच्छा शक्ति का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है, और जैक्सन बुवेल का अनोखा केस इस बात को एकदम सही साबित करता है। असल में नन्हा हीरो माइक्रोहाइड्रोनेफेली कही जाने वाली शिकायत के साथ पैदा हुआ था, जिसके चलते उसके ब्रेन का विकास प्रेगनेंसी के कुछ ही हफ्तों के बाद रुक गया था। ये एक बेहद दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है, जिसकी शिकायत 10 लाख में से करीब 1 बच्चे को झेलनी पड़ती है, और अफसोस कि फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है। पैदा होने पर पता चला कि जैक्सन के ब्रेन का 80% हिस्सा फॉर्म में नहीं हुआ था। डॉक्टर्स ने जैक्सन के पेरेंट्स को बताया कि वो शायद कभी देख सुन नहीं पाएंगे और ना ही किसी से बात कर पाएंगे, क्योंकि इन गतिविधियों को कंट्रोल करने वाले पार्ट्स उनके ब्रेन से मिसिंग थे। लेकिन आगे चलकर जैक्सन ने उन सभी दावों को गलत साबित कर दिया और डॉक्टर्स द्वारा बताए गए हर काम को करने में कामयाब रहे, भले ही दूसरों के मुकाबले थोड़ा कम बेहतर तरीके से। शायद उनके ब्रेन के वो हिस्से मौजूद तो थे, पर साइज में नॉर्मल से बहुत छोटे थे। जैक्सन को जिंदगी में प्यार मोहब्बत तो बहुत मिला, पर अफसोस कि सन 2020 में महज 5 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि इस नन्हे फाइटर ने जाते जाते अपने डॉक्टर्स द्वारा किए गए सारे के सारे दावों को गलत साबित कर दिया। बेबी चैंको सन 2017 में जापान में पैदा होने वाली बच्ची चैंको में एक बहुत ही अनोखी खूबी थी। उसके सिर के बाल पैदाइश के वक्त ही पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। 4 महीने की उम्र का होते होते चैंको के बालों को देखकर लगने लगा कि मानो वो कोई नन्ही रॉकस्टार हो। 6 महीने की उम्र में जहां बाकी बच्चों के सिर पर पहले काले बाल उगना शुरू होते हैं, वहीं चैंको के पेरेंट्स को अपनी बच्ची की चमत्कारी जटाओं को कंट्रोल में रखने के लिए उसे रेगुलर हेयर कट देना पड़ता था। उसके शानदार बालों ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया, जहां देखते देखते इंस्टाग्राम पर उनके 3,40,000 से ज्यादा फॉलोअर हो गए और साथ ही उन्हें पैंटीन हेयर प्रोडक्ट्स के टीवी एड में काम करने का मौका मिला। इतनी शोहरत महज 1 साल की उम्र में। इस बच्चे के बारे में जानने के बाद मन में अपनी खुद की जिंदगी के बारे में सवाल नहीं उठने लगते क्या? काश मैंने भी सही समय पर सही मात्रा में हेयर कंडीशनर यूज किया होता तो आज क्या बात होती। अपना रोना धोना एक तरफ, पर चैंको के बाल बाकी लोगों के मुकाबले इतने ज्यादा शानदार आखिर हैं क्यों? ये अभी भी एक राज है कि पैदा होने से पहले जेनेटिक्स के अलावा और कौन कौन से फैक्टर बच्चों के बालों के विकास को प्रभावित करते हैं। सन 2006 में किए गए एक अध्ययन के बाद शोधकर्ताओं ने दावा किया कि प्रेगनेंसी के दौरान मां को एसिडिटी की शिकायत ज्यादा रही होगी, तो पैदा होने पर उसके बच्चे के बाल ज्यादा होंगे। चैंको के बालों को देखकर लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनकी मां ने एंटी एसिड गोलियों के पूरे पत्ते ही खा लिए होंगे भाई। विक्टोरिया कोमाडा आजकल के ज्यादातर बच्चों के जीवन की सबसे बड़ी फिक्र होती है टिकटॉक के लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ कदम मिलाकर चलना। पर 10 लाख में से किसी एक को होने वाली एक अनोखी बीमारी के चलते 4 साल की विक्टोरिया कोमाडा के पास सोचने के लिए इससे कहीं ज्यादा गंभीर बातें थीं। विक्टोरिया को बाइलेटरल टिबियल हेमिमिलिया कही जाने वाली शिकायत थी। ये हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के दोनों पैर पूरी तरीके से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। एक महंगा ऑपरेशन ही विक्टोरिया को ठीक करने का इकलौता उपाय था और $2,34,000 का चंदा जुटाने के बाद इनका इलाज हुआ और इसके बाद वे जिंदगी में पहली बार चलने के लायक हुई। उनका पहला ऑपरेशन 9 घंटे चला था, जिसमें उनके दाएं पैर को घुटने के ठीक ऊपर से काटने के बाद बाएं वाले पैर में 9 पिन इंसर्ट की गई थी। दूसरे ऑपरेशन में विक्टोरिया के बाएं पैर की हड्डियों को आपस में जोड़ा गया, जिसके बाद वे लाइफ में पहली बार अपने पैर पर खड़ी हुई। उसके बाद दाईं साइड एक प्रोस्थेटिक या कृत्रिम पैर जोड़ा गया, जिसके बाद विक्टोरिया अब आराम से दौड़ भाग या खेल कूद कर सकती हैं। दुआ है कि इस नन्हे चैंपियन को जिंदगी में कभी दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। मिलेग्रॉस चेरोन, क्या आप बता सकते हैं कि सिरेनोमिलिया कही जाने वाली बीमारी में मरीज के साथ क्या होता है?
नहीं पता? अच्छा, अगर मैं साइंटिफिक नेम की जगह उस बीमारी को मर्मिट सिंड्रोम कहूँ तो ये एक बहुत ही दुर्लभ जन्मजात बीमारी है जिसमें रीढ़ का निचला भाग और दोनों पैर आंशिक या पूर्ण रूप से आपस में जुड़े होते हैं, जिसे देखकर लगता है मानो किसी मर्मिट की पूंछ हो। 60,000 से 1,00,000 बच्चों में केवल एक बच्चा इस बीमारी का शिकार होता है और ऐसी ही एक बदकिस्मत बच्ची थी मिलेग्रॉस शेरॉन। मिलेग्रॉस का जन्म साल 2004 में पेरू में हुआ था और जैसा कि आप देख सकते हैं उनके पैर कमर से लेकर एड़ियों तक पूरी तरह से नपस में जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, मिलेग्रॉस के शरीर में पूर्ण रूप से विकसित किडनी भी केवल एक ही थी। इस बीमारी से ग्रसित ज्यादातर बच्चे पैदा होने के 5 दिन के अंदर मर जाते हैं, लेकिन मिलेग्रॉस साक्षरपूर्वक रूप से जिंदा रहीं। उनके पैरों को अलग करने के लिए कई बड़े ऑपरेशंस किए गए और वहां से उनकी हालत धीरे धीरे बेहतर होती गई। वे धीरे धीरे चलने फिरने लगी और यहाँ तक कि डांस भी करने लग गईं और अपनी उम्र की दूसरी बच्चों की तरह खुश रहने लगी। पर किडनी की बीमारियों के चलते साल 2019 में इस प्यारी सी बच्ची की मौत हो गई। एक और जहां सिरेनोमीलिया से ग्रसित ज्यादातर बच्चे पैदा होने के 48 घंटों के भीतर ही दम तोड़ देते हैं, वहीं मिलेग्रॉस का जीवन 15 साल का रहा। पर अब वो हमारे बीच में नहीं है, बल्कि दूर आसमान में सितारों के बीच कहीं पर एंजॉय कर रही होगी। रहमा हारूना भी दूसरे खुशहाल और होनहार टीनेजर्स की तरह ही थीं, लेकिन एक रहस्यमय बीमारी में उन्हें दूसरे बच्चों के मुकाबले बेहद जुझारू और हिम्मती बना दिया। रहमा का जन्म नाइजीरिया के कानो इलाके में हुआ था और 6 महीने की उम्र होने पर उनके हाथ पैर का विकास एकदम से रुक गया, जिसके कारण वे हाथ पैर से अपंग रह गईं। रहमा कभी चलना फिरना नहीं सीख पाई और जब उनका सिर उनके बदन के मुकाबले ज्यादा बड़ा हो गया तो वो सीधे बैठ पाने से भी मोहताज हो गईं। बाल्टी जैसे प्लास्टिक के एक बाउल के बगैर वे खुद को संतुलित नहीं रख पाती थीं और उस बाउल में बैठकर वे खाने पीने, इधर उधर देख पाने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकने वाली पोजीशन मेंटेन कर पाती थीं। रहमा के परिवार ने उनका इलाज करवाने के लिए अपना सब कुछ भेज दिया, फिर भी स्थानीय डॉक्टर कुछ खास ना कर सके। परिवार की गरीबी के चलते रहमा अपने प्लास्टिक बाउल में बैठकर अपने भाई फहद के साथ नाइजीरिया की सड़कों पर भीख मांगा करती थी। कभी कभी उनका भाई बाउल को दान में मिली एक व्हील चेयर पर रख देता था ताकि रहमा को और भी आसानी से मूव किया जा सके, लेकिन रहमा का अपंग शरीर उन्हें एक दिन अपना खुद का किराना व्यापार शुरू करने का सपना देखने से नहीं रोक पाया। अफसोस के साल 2016 में मात्र 19 साल की उम्र में रहमा की मौत हो गई और उस बच्ची का सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। दुआ है कि मुझे किसी दिन रहमा की याद में शुरू किए गए किसी ग्रोसरी स्टोर के बारे में जरूर सुनने को मिले। हांगकांग, भले ही आपको ये आंकड़ा उम्मीद से ज्यादा ही कॉमन लगे, लेकिन ये सच है कि दुनिया के हर 700 से 1000 बच्चों में से एक बच्चा हाथ या पैर की एक्स्ट्रा उंगलियों के साथ पैदा होता है। पॉलीडेक्टाइली कही जाने वाली इस कंडीशन में वैसे तो हाथ या पैर में ज्यादातर 1-2 एक्स्ट्रा उंगलियां होती हैं, लेकिन चाइना में पैदा होने वाला होंग नाम का ये बच्चा, इसके शरीर में कुल 31 उंगलियां मौजूद थीं। जी हाँ, होंग के हाथों में 15 और पंजों में 16, यानी कि कुल मिलाकर 31 उंगलियां मौजूद थीं। कभी कभी पॉलीडेक्टाइली की शिकायत शरीर पर मौजूद छोटे छोटे ठोस उभारों के रूप में सामने आती है, जिन्हें डॉक्टर्स नबिन्स कहते हैं। पर अगर संख्या पर ध्यान ना दिया जाए तो होंग के पैरों की उंगलियां देखने में एकदम परफेक्ट लगती हैं। आपको बता दें कि होंग की मां भी पॉलीडेक्टाइली से ग्रसित हैं और फोटो में भी देखा जा सकता है कि उनके हाथों में 12 उंगलियां हैं। पॉलीडेक्टाइली लोगों के हाथ पैर को प्रभावित करने वाली सबसे कॉमन आनुवांशिक बीमारियों में से एक है, इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है कि नन्हे होंग के पैरों में नॉर्मल से कुछ ज्यादा उंगलियां हैं। क्या आप भी अपनी रियल लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके हाथ या पैर में नॉर्मल से ज्यादा उंगलियां मौजूद हों? फू वेंगी, सामने से देखने पर फू वेंगी किसी नॉर्मल किशोर की तरह लगते हैं, लेकिन दूसरे एंगल से देखते ही साफ हो जाता है कि उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है। फू जब 6 साल के थे तो डॉक्टर्स ने बताया कि वे कंजेनिटल स्कोलियोसिस नाम की कंडीशन से ग्रसित हैं। ये एक पैदाइशी बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डियों के टुकड़ों का साइज नॉर्मल से ज्यादा होने के चलते रीढ़ का शेप गड़बड़ हो जाता है। अफसोस कि पैदा होने वाले हर 10,000 बच्चों में से करीब एक को शिकायत झेलनी पड़ती है, लेकिन उनके किशोरावस्था में पहुंचने से पहले इस बात का पता नहीं चल पाता। जब फू 15 साल के हुए तो पता चला कि ना सिर्फ उनकी रीढ़ का आकार ही गड़बड़ हुआ है, बल्कि गर्दन की भी लंबाई नॉर्मल से कुछ इंच ज्यादा थी। फू के पिताजी बताते हैं कि उनकी गर्दन के हिस्से वाली रेल में नॉर्मल लोगों की तरह 7 टुकड़ों की जगह 10 टुकड़े मौजूद थे। इस गड़बड़ी के चलते फू को भीषण दर्द झेलना पड़ता था और चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। पर अच्छी खबर यह है कि चोओयांग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनकी गर्दन की लंबाई को थोड़ा कम करने के लिए सर्जरी की योजना तैयार की। इस मामले में फिलहाल ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन दुआ कीजिएगा कि ये योजना सफल हो जाए।
वैसे जरूरी नहीं है कि लंबी गर्दन हमेशा मुसीबत ही बढ़ाए, कई दफा वो एक्स्ट्रा लंबाई में भी काम आ सकती है। कहते हैं फाइटिंग स्पिरिट या जुझारूपन सीखा नहीं जाता, बल्कि ये तो एक ऐसी क्वालिटी है जो जुझारू लोगों में पैदाइशी तौर पर होती है। यकीन ना हो तो टियो सेट्रियो से ही पूछ लीजिए। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा में रहने वाले टियो ने अपनी फाइटिंग स्पिरिट साबित करते हुए हाथ पैर न होने के बावजूद लिखने के साथ साथ प्ले स्टेशन पर अपना फेवरेट गेम खेलना भी सीख लिया। पर वो ये सब आखिर कैसे कर पाते हैं बिना हाथ के? जाने ही दीजिए, मैं तो एक हाथ से प्ले स्टेशन भी नहीं खेल पाऊंगा भाई। टियो अपनी ठोड़ी और कंधों की मदद से कंट्रोलर पर आसानी से कॉम्बो मार सकते हैं और कलम को मुंह में फंसाकर वे इतनी अच्छी तरह से स्पीड से लिखते हैं कि स्कूल में अपने बाकी क्लासमेट से कभी पीछे नहीं रहते। लेकिन चीजें हमेशा से इतनी आसान नहीं थी। टियो की मां मिमी को बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी इस हालत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पहले तो मिमी को झटका जरूर लगा, पर आगे चलकर उन्होंने खुद को अपने बच्चे की जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया और उसे बेहतर से बेहतर जिंदगी देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं। टियो की जिंदगी पर अब कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन उन्हें नहाने, कपड़े बदलने और सभी दूसरे बेसिक कामों के लिए किसी न किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ती है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, ये सब काम तो दूसरे नॉर्मल प्ले स्टेशन भी नहीं कर पाते मेरे भाई। इनमें से किस अनोखे बच्चे की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? क्या आप भी किसी बच्चे को जानते हैं जो किसी अजीब और गरीब बीमारी के साथ जी रहा हो? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपना जवाब जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।